अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, हाल ही में अगर आप देखें तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, उस इजलास के बाद अब जो अपोजिशन है और इसी के साथ साथ जो हुकूमती रहनुमा है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मुसलसल एक बात की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नया जो ऑपरेशन है उसकी मुखालफत की जाएगी, अफ़गानिस्तान के साथ जंग की मुखालफत की जाएगी। तो इन बयानात से ये कुछ सवालात उठ रहे हैं कि क्या हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, क्या उसमें हुकूमत की जानिब से इस तरह के संगीन फैसले जो हैं वो किए गए हैं कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई ऑपरेशन शुरू करने जा रही है या फिर अफ़गानिस्तान को कोई जवाब देने जा रही है। इसी के साथ साथ अगर देखें तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल मुख्तलिफ सियासी जमातों को जो है वो इंगेज कर रही है और हुकूमत के ख़िलाफ़ ईद के बाद तहरीक चलाने के हवाले से जो हिकमत अमली है वो तैयार कर रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। सीनियर पॉलिटिशियन है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। ये सर बताइएगा कि अब मुलाकातें हो रही हैं PTI के साथ, हमने देखा है कि मुख्तलिफ मुलाकातों में, अहम मुलाकातों में आप भी हिस्सा रहे हैं उन तमाम मुलाकातों का। क्या सोच रही है PTI? क्या आप बतौर अपोजिशन जो है वो हुकूमत के खिलाफ ईद के बाद करने जा रहे हैं? जी शुक्रिया नादिर भाई। PTI क्या सोच रही है इसका तो PTI वाले बेहतर जवाब दे सकेंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे अहम मसला कौम को दरपेश है, मुल्क को दरपेश है, जैसे आपने इब्तिदाई में जिक्र किया, वो दहशतगर्दी का है। वो इस मुल्क में कंसेंसस क्रिएट करने का है। और कंसेंसस क्रिएट करना सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चले तहरीक इंसाफ के ऊपर आप क्रिटिसिज्म कर लें, अगर आपने करना है कि वो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में शरीक नहीं हुए, हालांकि उनके वजीर आला भी वहां पर थे। लेकिन ये क्या हुआ कि उसके बाद हर जमात ने तकरीबन अपना अपना एलामिया अलग से जारी किया, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, उनकी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं इस हवाले से। उनको क्या जरूरत पेश आई कि वो अपना एलामिया जारी करें। इसी तरह ANP वो भी एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर जमात है इन मामलात में, उन्होंने भी अपना अलग से एलामिया जारी किया। तो जो जमातें शरीक भी हुई वो भी हुकूमती एलामिये से एक तरह से उन्होंने दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार किया। तो ये अव्वल तो जो हुक्मरान इत्तेहाद है, ये तो बहुत बड़ी नाकामी है उसकी कि इतने नाजुक और हसास मौके पर वो कंसेंसस नहीं क्रिएट कर पाया। और कंसेंसस क्रिएट करके करना वो सियासी जमातों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमने फिर देखा कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जो सबसे बड़ी जमात है, मियां नवाज शरीफ साहब, वो खुद उस इजलास में मौजूद नहीं थे। फिर आसिफ जरदारी साहब, वो सदर पाकिस्तान है, लेकिन जो हसास नौयत है, जो चैलेंज है, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को शामिल होना चाहिए था। बलूचिस्तान के हवाले से आप देख लीजिए कि अख्तर मेंगल साहब इसमें शरीक नहीं हुए, वो पहले ही कौमी असेंबली से इस्तीफा दे चुके हैं। फिर महमूद खान अचकजई साहब शरीक नहीं हुए, वो एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है। तो ये जो इस वक्त एक तस्वीर पेश की उभर कर सामने आई है पूरी कौम के, वो तो तशवीशनाक है हमारे लिए बतौर पाकिस्तानी के। हम बतौर सियासी जमात के या पॉलिटिकल व्यूज जो हमारे हैं, हम उनको तो बाद में बीच में लेके आएंगे। पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या इस मुल्क को जिस चीज की जरूरत है सियासी अफाम तफहीम की, मुत्तहिद होने की, क्या वो हो पाया? क्या हुकूमत कर पाई? तो जवाब नहीं है, और ये हम सब के लिए बहुत तशवीश की बात है। नहीं, लेकिन मुस्तफ़ा साहब, इस वक्त जो अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात देखें तो वो मुसलसल एक ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, एक जंग की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उस हवाले से उनके बयानात आ रहे हैं। फिर हार्ड स्टेट के हवाले से बयानात और कुछ प्रेस रिलीजेस जो हैं वो आपकी नज़र से भी यकीनन गुजरी होंगी। तो क्या आपको भी लग रहा है कि उस सिक्योरिटी कमेटी में किसी ऑपरेशन का या अफगानिस्तान के साथ उनको कोई भरपूर जवाब देने का भी फैसला हुआ है, कोई संजीदा फैसले हुए हैं उसमें? देखिए, मैं इस चीज से लाइल्म हूं कि सिक्योरिटी कमेटी के अंदर क्या प्रोसीडिंग्स हुई और वहां पर क्या बातें हुई। लेकिन ये बात मैं वसूख से कह सकता हूं कि अगर जमातों को अपना अपना एलामिया सामने लेकर आना पड़ा, तो इसका मतलब यह है कि अंदर बैठकर कंसेंसस नहीं हो पाया, नुकात के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सके। ये मेरा ख्याल है। वरना तो ये जरूरत ही पेश ना आती, सारी जमातें हुकूमती जो मौक़िफ़ है या एलामिया है उससे इत्तफाक करती।
अब जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि जो आपने प्रेस स्टेटमेंट्स का जिक्र किया हार्ड स्टेट के हवाले से, देखें इस मुल्क की 70 साल की 7 दहाइयों से ऊपर की एक तारीख है, जिस तारीख में पॉलिटिकल रिप्रेशन भी इस मुल्क में हद दर्जे का रहा। हमने उस हार्ड स्टेट की बदतरीन शक्ल डिक्टेटरशिप की सूरत में भी देखी। फिर उसके बाद आजकल का जो दौर है गुजर रहा है, जिसको हम हाइब्रिड के नाम से, जो इमरान खान साहब का दौर 2018 का था उसको हम हाइब्रिड के नाम से जानते थे, फिर उसके बाद में हाइब्रिड प्लस आ गया। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के शहरियों के लिए क्या रियासत उसी तरह फंक्शनल रही है? क्या रियासत एक सॉफ्ट रियासत रही है? इस मुल्क में हमने पीका कवानीन भी आप देख लिए, हमने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल होते हुए भी देख लिया। तो ये कोई सॉफ्ट रियासतें तो इस तरह नहीं करती, ये तो हार्ड रियासतें करती हैं, और हो रहा है। हमने पॉलिटिकल रिप्रेशन देख लिया, जलसे जुलूसों पर पाबंदी लग गई। तो ये सॉफ्ट स्टेट तो नहीं करते, ये तो हार्ड स्टेट करते हैं। तो हार्ड स्टेट तो ऑलरेडी नहीं, बिल्कुल मुस्तफा साहब, इस मर्तबा आपको याद होगा कि माजी में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था उसमें बाजवा साहब आए थे और मैं उन सहाफ़ियों में मौजूद था, उनमें शरीक था जिनके साथ बाजवा साहब ने मुलाकात की थी पार्लियामेंट के अंदर। इस मरतबा कुछ सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से भी ये कहा गया कि सहाफ़ियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई कि वो पार्लियामेंट में दाखिल ही नहीं हो सकते। एक चीज़ तो ये है, लेकिन दूसरी चीज़ जब दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत होती है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि तमाम जो लीडरशिप है जमातों की उनको होना चाहिए था, आप फिर नहीं समझते कि सर PTI को भी होना चाहिए था उसमें? बिल्कुल, देखे ना, अब ये मैं खुद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जो इससे पहले होती रही हैं उनमें शामिल रहा हूँ। इस सारे ज़िमन में हुकूमतों का काम होता है कि वो बड़ा दिल दिखाए। इस वक्त चैलेंज जितना हमें दरपेश है, उस चैलेंज को सामने रखते हुए क्या हर्ज था कि अगर तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात करा दी जाती इमरान खान साहब से। देखें, आप और मैं या कोई शख्स पाकिस्तान में थोड़ी बहुत भी समझ बूझ रखने वाला इमरान खान साहब की पॉलिटिकल रियलिटी से तो इनकार नहीं कर सकता। तमाम तर धांधली ज़दा इलेक्शनों के बावजूद सबसे बड़ी जमात, सबसे अक्सरियत कौमी असेंबली में आज भी उनके पास है, उनकी जमात के पास है। तो यू कांट विश इमरान खान अवे, आपको उन्हें शामिल करना पड़ेगा। आप अगर उनके लोगों की मुलाकात करा देते, उमर अयूब साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर स्पीकर नेशनल असेंबली को खत लिखा कि हमारी मुलाकात करा दी जाए ताकि हम अपनी पार्टी के सरबराह से हम गाइडेंस ले लें। आपने वो तक नहीं होने दिया। और इसमें भी क्या हर्ज था कि जो चैलेंज हमें दरपेश है उसमें बड़ा दिल दिखाते हुए हुकूमत उनको पेरोल पर ले आती और चंद घंटे इजलास के अंदर शरीक कर लेती। वो एक पाकिस्तान के एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है, सबसे बड़ी अक्सरियती जमात है, एक पॉपुलर अपोजिशन लीडर है, क्या हर्ज था? तो सारी की सारी जिम्मेदारी अपोजिशन की जमातों पर डालना, ये मेरे ख्याल से कुछ हुकूमत की जानिब से ये कोई ठीक रवैया नहीं है। ये तो बजाय इसके कि हम इस मामले में कंसेंसस क्रिएट करें, ये तो मामलात को और खराब कर देंगे। आज हुकूमत की बात पे कौन एतबार करे? हुकूमत को जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुस्तफा भाई, आप क्या इस वक्त देख रहे हैं कि क्या हुकूमत के खिलाफ कोई ईद के बाद तहरीक देख रहे हैं? क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि फाइनल कॉल दी गई PTI की तरफ से, मौलाना साहब बात करते रहे हैं, खाकान अब्बासी साहब आपके बयानात हैं। ईद के बाद आप समझते हैं कि आप समेत तमाम जो अपोजिशन रहनुमा हैं या जमातें हैं वो मुतहद होंगी, मौलाना साहब भी PTI के साथ खड़े होंगे? देखिए, अभी बहुत सी चीजें तय होना बाकी हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत हद तक एक कौमी एजेंडा के ऊपर तमाम जमातें इत्तफाक कर लेंगी। वो कौमी एजेंडा उसको ड्राफ्ट भी कर लिया गया है और उस पर मुख्तलिफ जमातों की राय आ रही है। और ईद के बाद फिर ये जो फैसले हैं, जलसे जुलूस, रैलियां, एहतजाज, इसके ऊपर फिर मुशावरत होगी तो इस ज़मीन में आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल इस मामले पर कोई इतनी खास मुशावरत नहीं हुई इत्तेहाद के लेवल पे। ठीक है, लेकिन मुस्तफा साहब, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि आपने मौलाना साहब को भी होस्ट किया है इफ्तार डिनर पे। अब इस हवाले से भी बताइएगा कि मौलाना साहब क्या सोच रहे हैं? आपको लगता है कि मौलाना साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात जो उन्होंने कहा है कि मैंने असद कैसर साहब को पहुंचा दिए हैं, वो कोई इतने संजीदा हैं कि मौलाना साहब PTI के साथ चल ही नहीं सकते, या आप देख रहे हैं कि नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात इस नौइयत के हैं कि वो हल हो जाएंगे और मौलाना साहब भी आप लोगों के साथ होंगे? मेरा ख्याल है नादिर भाई कि इस वक्त जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल बन चुकी है, आज भी वहां पर कोई कैंप था मिसिंग पर्संस का, एक पीसफुल प्रोटेस्ट जारी था और उसके ऊपर जिस तरीके से हुकूमत ने क्रैकडाउन किया, खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, अकोड़ा खटक में जो हुआ, ये सारे मामलात इंतहाई संजीदा नौइयत के हैं।
और ये तकाजा करते हैं तमाम मुहिब्बे वतन जमातों से, सियासतदानों से, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से कि अपनी नाक से आगे सोचना शुरू करें। हमें इस वक्त जो मुल्क को लाख खतरात हैं उनके लिए किरदार अदा करना होगा, और हुकूमत मौजूदा जो है वो बिल्कुल कंसेंसस भी क्रिएट नहीं करना चाहती। इट इज बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है, उसके पास लिजिटिमेसी नहीं है, वो अखलाकी हैसियत नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो कौम को इकट्ठा कर सके। तो हम तो इस हुकूमत को रुखसत करने के लिए इन इलेक्शंस को भी रद्द करते हैं। बड़े क्लियर हैं हम इस चीज पर कि जिन इलेक्शनों के नतीजे में, इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल है, कि तमाम जमातों का इस बात पर इत्तफाक मौजूद है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है। 2024 के जो इलेक्शन थे वो धांधली ज़दा इलेक्शन थे। तमाम जमातें उन इलेक्शंस को रद्द करती हैं, इस हुकूमत के गैर नुमाइंदा होने को तस्लीम करती हैं। तो ये इस चीज के ऊपर तो हमारी क्लैरिटी मौजूद है। और जो अब चैलेंजेस देखें, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के ऊपर इस वक्त को तकरीबन पिछले चंद हफ्तों में 2 दर्जन से ज्यादा उनके जमात के ओहदेदार मुख्तलिफ दहशतगर्दी के हमलों में शहीद हो चुके हैं। तो एक उनके लिए भी बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है। तो हम सबको अपने सियासी मफादात से आगे सोचना होगा। इस वक्त तो ज्यादा बड़ी सियासत तो इस मुल्क को बचाने की होनी चाहिए, इस मुल्क को वापस डगर पर डालने की होनी चाहिए, इन गैर नुमाइंदा हुक्मरानों को रुखसत करने की होनी चाहिए। अब भला मुझे बताइए कि बलूचिस्तान की जो हुकूमत है, जो वहां की सूबाई असेंबली है, तो उसकी क्या अखलाकी हैसियत है कि वो मसाइल को हल कर सके? अगर उनकी कोई हैसियत होती तो मसाइल इस नहज पर ही ना पहुंचते। और फिर साथ ही साथ देखें, इस मुल्क में हम सब स्टेक होल्डर्स हैं। हमें एस्टेब्लिशमेंट को भी, उनको भी ये बताना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा, सबको अपनी गलतियां तस्लीम करनी पड़ेंगी कि जनाब ये क्या मामला है कि हर 4 साल बाद, 5 साल बाद जो पिछली एस्टैब्लिशमेंट है सारा के सारा बोझ उसके ऊपर डाल दिया जाता है, कह दिया जाता है कि जनाब सब गलतियां उनकी हैं और हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो कि एक पॉलिसी की जो क्लैरिटी है वो तो इस मुल्क में मौजूद ही नहीं है। तो वो पॉलिसी की जो क्लैरिटी है वो देने का इदारा सिर्फ और सिर्फ लेकिन मुस्तफा साहब आप समझते हैं कि ये तहरीक इतनी मौसर होगी कि हुकूमत के ऊपर कोई दबाव पड़ेगा? हुकूमत, क्योंकि आप तो हुकूमत की रुखसती चाहते हैं, तो आप समझते हैं कि इस तहरीक के नतीजे में हुकूमत ये रुखसत हो जाएगी? कोई इतना दबाव होगा? देखिए, अगर तो हुकूमत की इखलाकी हैसियत होती, अगर हुकूमत जेन्युइनली इलेक्शन जीत कर आई होती, तो यकीन मानिए कि मैंडेट वाली हुकूमत को तहरीकों के साथ फिर रुखसत नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि हम सबको पता है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इस हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है, ये फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। तो इस सूरत हाल में जहां पे हुकूमत की इखलाकी हैसियत भी ना हो, उसके गैर नुमाइंदा होने पे पूरे पाकिस्तान के अंदर इजमा हो, तो उसको रुखसत करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इस वक्त जो कंडीशंस है, अवाम की जो कंडीशन है, एक तो अवाम इस वक्त अपने माशी हालात से बड़े तंग है। जो इस मुल्क के अंदर अभी जो रिपोर्ट सामने आई है, यानी कि कोई इंसान कैसे ये बात हजम कर सकता है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कि आधा पाकिस्तान इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे चला गया और पिछले साल 1.5 साल में मजीद 1.5 करोड़ पाकिस्तानी सिर्फ ऐड हुआ है उस लिस्ट में। यानी कि इस वक्त आधा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तो ये पिछले 3 साल से तो यही 3.5 साल से तो यही लोग हुक्मरान है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे। तो अब इस सारी सूरत हाल में ना आवाम को कोई माशी रिलीफ मिल रहा है, आपने उनका सियासी तौर पर गला घोंट दिया है, उनकी आवाज दबा दी है, सोचों पर पहरे बिठा दिए, अदलिया की आजादी आपने सल्ब कर ली है, कोर्ट पैकिंग वहां पर कर ली है, पीका के जरिए आप सहाफियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। सहाफियों को अभी कराची के अंदर जो हमारे सहाफी भाई रफ्तार जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उनको जो अरेस्ट किया गया, तो ये काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर कर दिया गया, हबीब अकरम साहब को ऑफ एयर कर दिया गया, जमीर हैदर साहब को कर दिया गया, पारस जहांजेब को कर दिया गया। ये क्या हो रहा है मुल्क में? तो कोई सेगमेंट सोसाइटी का ऐसा नहीं है कि जो इस वक्त इस हुकूमत से तंग ना हो। और बाहर आने के लिए यकीन मानिए कि इस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को लीडरशिप दिखानी है, कंडीशंस और माहौल पूरा तैयार हो चुका है। ठीक है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान साहब में ज्वाइन करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था उसके बाद जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, जो तनकीद की जा रही है, उसके अलावा अगर आप देखें तो PTI ये मुतालबा कर रही है कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है तो फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई के ज़रिए ही इस्तेहकाम जो है वो आ सकता है। फिर दीगर जो चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन की मुसलसल मुखालफत कर रहे हैं। हम इन तमाम इशूज़ पर गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर शहरी रहमान साहब वक्त निकालने का। अभी ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, उस इजलास के बाद PTI मुसलसल ये कह रही है कि हम अफगानिस्तान के साथ जो जंग है सपोर्ट नहीं करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। इससे एक ये सवाल उभर रहा है कि क्या हुकूमत ने ये फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई ऑपरेशन होने जा रहा है या अफगानिस्तान के साथ कोई जंग शुरू होने जा रही है? इससे ऐसा कोई तासुर मिल रहा है? आपको इसकी तस्दीक करेंगी कि क्या हुकूमत ने ऐसा फैसला किया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़िर, शुक्रिया, आपने ये अहम सवालात किए हैं। मगर सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मुझे कोई इसमें हैरानी नहीं है कि PTI ने पहले वहाँ शमूलियत नहीं इख्तियार की, ये कह के कि वो आने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ी अहम नौइयत का इजलास था। वो जिस सूबे में उनकी हुक्मरानी है खैबर पख्तूनख्वा, वो इससे खास दहशतगर्दी से खास मुतासिर है और उसके हवाले से भी वो किसी पॉलिसी कंसेंसस या शराकत दारी जो क्रिएट होनी थी कौमी धारे में लाने के लिए, वो नहीं आए। तो वो अपना ही एक सियासत कर रहे हैं, अपनी पुराने रवैये पर अटल हैं कि कोई भी उनकी जात, उनके लीडर की जात के आगे कुछ भी नहीं है। तो मैसेज तो ये बहुत गलत जाता है कि जी पाकिस्तान से बाला है मतलब PTI की सियासत जी। और अगर मतलब पहले तो ये कोई नहीं कह रहा कि मुल्क जंग की हालत में, लेकिन अगर है तो आप खुद सोचिए कि एक तरफ पाकिस्तान है, उसकी शनाख्त है, तो आपकी किससे जुड़ी हुई है? तो मैं भी नहीं हूँ कि ये इन्होंने पहले भी यही किया था जब कश्मीर में आपने देखा सूरत हाल बहुत संगीन, और उससे पहले जब एक दो ऐसे मौकों पर इन हिंदुस्तान के साथ जब भी कोई क्लैश हुआ है, यानी कि कोई भी क्राइसिस हुई थी, तो पुलवामा, बालाकोट याद है आपको, ये फिर खुद प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन इजलास में नहीं आए, उठ के नहीं आए कि मैं नहीं बात करूंगा दूसरों से, क्योंकि जाहिर है उनका ये कहना था कि मैं तो इन सब से बेहतर हूँ और मुल्क में नेशनल कंसेंसस कौमी शहरीमान साहब, ये मैं आपसे सवाल कर रहा था कि PTI नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से वो ये सवाल उठा रहे हैं कि चले हम मौजूद नहीं थे, लेकिन इजलास के अंदर फिर साबिक वजीर आजम मियाँ साहब भी नहीं थे, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी नहीं थे। तो बतौर इत्तेहादी जमात ये आपके लिए भी सरप्राइजिंग था कि साबिक वजीर आजम इजलास में नहीं है? नहीं, मतलब सॉरी, ये PTI का क्यों सवाल है? वो अपनी जवाबदेही मुकम्मल करें, वो बताएं कि वो किस लिए नहीं आए, जबकि उनका चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठा था और वो उनको क्या वो समझते हैं कि उनकी पुरानी पॉलिसी में उन्होंने कहा था कि तालिबान हमारे भाई हैं और यहाँ हमने इनको बसाना है, TTP की बात कर रही हूँ मैं, हमने इनको बसाना है, यहाँ इनको दफ्तर देना है। तो अगर ऐसा समझते हैं, अभी भी मौजू है, तो वो वजाहत करें, मैं क्यों उनकी बातों पे वजाहत करूं? इस वक्त तो वो एक पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में आवाज तो हम आवाज भी नहीं हो रहे और वो बल्कि बीच में कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ये ऑपरेशन जो है वो तो ये कोई नया ऑपरेशन तो नहीं। आप देख रहे हैं कि तसलसल चल रहा है, रोज हमारे यहाँ शहादतें दी जा रही हैं, हमारे जो जवान हैं वहाँ पे वो रोज के कोई ना कोई शहादत होती है। सूरत हाल संगीन है, पाकिस्तान नंबर 2 हो गया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स से, और ये मोस्टली खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और कुछ बलोचिस्तान के मेहाल में ये जो सानिया हुआ खराश जाफर एक्सप्रेस का। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये क्या जवाब दे रहे हैं? हमें जवाब दें कि भाई आप अभी भी वही पाकिस्तान के दुश्मन को, जो पाकिस्तान के ओपन दुश्मन है, जो कह चुके हैं, मतलब बरमला कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं और हम यहाँ करेंगे एक्टिविटी दहशतगर्दी, मासूम लोगों को अपना शहरियों को
शहीद करेंगे, इस बात पर उन्हें कोई तशवीश नहीं है। तो मेरा तो सवाल ये है कि ये क्या कह रहे हैं, व्हाट डू दे मीन के फलानी था। देखिए मियां, मुझे नहीं पता मियां नवाज शरीफ की मसरूफियात, मुझे कोई तशवीश नहीं थी, इसलिए कि आई एम सॉरी, इसलिए कि वो कहीं डे टू डे सियासत में अपने आप को नहीं मुलविस कर रहे। आपको कहीं नजर आ रहे हैं कोई कौमी सतह की मीटिंग में? नहीं। अब वो जो भी उनकी मसरूफियत है, जो भी उनका इंटरेस्ट है, ये तो कोई बात नहीं होती कि आप उन्हें उठा के लेके आए, वो इंटरफियर नहीं कर रहे, ठीक है, किसी मीटिंग में नहीं बैठे। लेकिन सेनेटर साहबा, ये जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नायब वज़ीर आज़म की क़यादत में कमेटी भी बनी, आप लोगों की मुलाकातें भी हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकातें हुई, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हल अभी तक नहीं हो रहे और कुछ बयानात ये भी आ रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी बजट में हुकूमत को वोट ना करे या एब्सटेन करे। क्या हुकूमत पीपल्स पार्टी इस तरफ जा रही है? हाँ, देखिए नाज़िर, हमारी कोशिश है कि क्योंकि पाकिस्तान में हालात संगीन नौयत के हैं इस वक्त जी, मैं दहशतगर्दी की बात कर रही हूँ, हमने हमेशा इसे बहुत सीरियसली लिया है। तो हमारी कोशिश यही रही है कि हम इस हुकूमत को बरकरार रखें, उनकी हम सपोर्ट बने रहें, बजाय इसके कि हम हुकूमत में अंदर खुद जाके इक़्तिदार के मजे लें। हम बाहर रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसीज की डिस्कशन अगर हो रही है तो जी हम तो बात करेंगे। जब हमसे मसलन दरिया सिंध की बात हो रही है, उसमें कनालों का जो प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से तो हर सतह पर पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ आवाज उठाई है, लेकिन कहा है कि ये बिल्कुल जिस सूबे में कहत सारी हो चुकी है पानी के हवाले से, खासतौर से डेल्टा के इलाकों में जो समंदर के नजदीक हैं, और पानी की शदीद किल्लत पूरे सिस्टम में रजिस्टर हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, तो हमें समझाया क्यों नहीं गया कि ये किस तरह, कहाँ से पानी आएगा? ये कोई मतलब एक सिस्टम होता है, कोई डब्बे तो नहीं है कि एक डब्बा इस्तेमाल कर लिया, वो तो रिवर फ्लो में होता है। और इस वक्त रबी क्रॉप आने वाला है, लोग जो हैं टेल एंडर्स, वो कह रहे हैं हमने इस वक्त पूरे क्रॉप में लगाना छोड़ दिया है, वी हैव स्टॉप्ड सोइंग, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल पानी नहीं है। ठीक है। अब हाँ, लेकिन शरीर रहमान साहब, ये 2-3 मुख्तसर सवाल होंगे। इसके लिए आईनी देखिए, आईनी हल है, आईनी इदारे हैं जिसमें CCI है, ये हल वहाँ भी, और सियासी तौर पे मैं समझती हूँ ऐसा नहीं है कि कोई मसला बातचीत से, एक्सचेंज ऑफ व्यूज से, आप गिव और टेक से हल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। शरीर रहमान साहब, 2-3 मुख्तसर सवालात होंगे। ये जो जंगलात का आज आलमी दिन है, क्लाइमेट चेंज की आप खुद मिनिस्टर रही हैं, आपने बाहर जो उस वक्त फ्लड के हवाले से सूरत हाल थी, आपने सारी चीज़ें खुद देखी। जंगलात के हवाले से इस वक्त हमारे मुल्क में जो पॉलिसीज़ हैं, आप उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इत्तफ़ाक़ करती हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जा सकता है? देखिए, ये दिन तो ना सिर्फ जंगलात का है, लेकिन पहली दफा इंटरनेशनल बिल्कुल जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तादाद में है, पोलर रीजन के अलावा, यानी 13,000 से ज्यादा है। तो दोनों जंगलात और ग्लेशियर्स का जो दिन है आज अलग अलग, ये भी जुड़े हुए हैं। और पहले तो आपने जंगलात का पूछा, तो मैं कहूँ कि 5.5% से कम परसेंटेज जो किसे कहते हैं हमारे जंगलात कम है। अगर इतना बस रह गया फॉरेस्ट कवर, तो ये तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, क्योंकि जंगलात जो होते हैं वो एक पूरे इलाकों के जिसे कहते हैं लंग्स, फेफड़े होते हैं जी। और इनके बगैर पूरा जो इकोसिस्टम है, जो पूरी हमारी एनवायरनमेंट है, वो सब उल्टी हो जाती है, और कुदरत का जो साइकिल होता है वो खराब होने लगता है। और उसकी वजह से आप देखते हैं कितनी माहौलियाती मुसीबत में पड़ा हुआ है पाकिस्तान। और जो फॉरेस्ट हैं वो एक सामने इसकी ढाल बनते हैं, एक ना सिर्फ ढाल बनते हैं, लेकिन आपको सिस्टम में ऑक्सीजन देते हैं और साफ करवाते हैं। लेकिन शरीर रहमान साहब, आपको याद होगा कि बलूचिस्तान के अंदर जंगलात को किस हद तक खतरनाक आग ने अपनी लपेट में लिया था। मरगला की पहाड़ियां आपके सामने, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ शिकायतें आती हैं। आपकी नज़र में कौन सा इलाका ज्यादा सेंसिटिव है? हम बलूचिस्तान को कह सकते हैं या खैबर पख्तूनख्वा को? देखिए, बलूचिस्तान में जो होना था वो तो एक लंबी चौड़ी फायर थी, आपको याद है, जो चिरगोजा फॉरेस्ट में लगी थी। वो पूरा हफ्ता चली और बहुत बुरी और तबाहकुन वो पूरी फायर लगी थी।
उसके लिए तो मुल्क के बाहर से वो ईरान से जहाज लेना पड़ा जो जिससे पानी गिरता है और जिससे और बारिश भी हुई तभी वो खत्म हुई। उसमें हमारे फायर फाइटर्स भी शहीद हुए, लेकिन वो रोज का मसला नहीं है, मतलब हर साल का मसला नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में देखिए आगे क्रम लग रही हैं, लेकिन वहाँ हो ये रहा है कि वहाँ सबसे ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया वही है, तो वहाँ का टिम्बर सब खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है? वो टिम्बर माफिया 80 की दहाइयों से ऑफिशियल तहफ़्फ़ुज़ के साथ काम कर रही है, सॉरी टू से, और ये सबके सामने बात चल रही है। वहाँ के जो NGOs हैं वो अक्सर बेशतर इस्लामाबाद आते हैं वावेला करते हुए कि भाई इनको कोई रोके। तो भाई ये काम खैबर पख्तूनख्वा के करने का है। आप मतलब जहाजों से सीध फेंक के कोई फॉरेस्ट नहीं बन जाता, मतलब जंगलात फिर से नहीं वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, तो आपको एक दरख्त को संभालना पड़ता है। बिल्कुल। शेर रहमान साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि मैं आज वज़ीर ख़जाना साहब का एक बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो मुख्तलिफ एक प्लेजेस थे $10 मिलियन के, तो उनका ये बयान था कि $10 मिलियन से पाकिस्तान को इस वक्त तक जो है वो तकरीबन 1/3 जो है वो सिर्फ मौसूल हुआ है। हमने बाहर देखा कि जब कॉप हुआ था तो आप भी गई थी, और ये क्या वजूहात हैं कि जितनी कमिटमेंट्स पाकिस्तान के साथ हुई थी वो रकम नहीं मिल सकी अभी तक? जी, ये तो फिर देखें 2-3 महकमे होते हैं जिनका ये काम है। एक इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है, फाइनेंस भी करता है, लेकिन देखिए उनको भी मैं कोई कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको कोई वादा किया नादिर कि मैं आपको इतना दूंगी फला दिन तक, तो फिर आप मुझे जबरदस्ती तो आप मुझसे नहीं ले सकते ना। आप मुझे कायल ही करने की कोशिश करेंगे, मेरी याददाश्त मतलब सामने चमकाएंगे, कहेंगे भाई आपने मुझे वादा किया था, इससे आगे आप क्या करेंगे। सही। तो अब सूरत हाल ये कि ना सिर्फ पाकिस्तान लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। जो प्लेजेस किए गए थे, जो वादे किए गए थे माहौलियाती तब्दीली के हवाले से उन तरक्की याफ्ता ममालिक से कि हमने जिसने ये सारा मसला क्रिएट किया है उनकी एक्टिविटी से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से ये हुआ है, तो हम देंगे पैसे, क्योंकि आप लोग फ्रंट लाइन में हैं, हम नहीं। और हमारे पास वैसे भी सूरत हाल ऐसी है कि हमारा माशरा इतना डेवलप्ड है कि हम रेजिलियंस डेवलप कर चुके हैं, हमारे पास फैसिलिटीज हैं, तो यहाँ तो वो भी नहीं है। ठीक है, और गरमाइश भी ज्यादा है। तो ये अफ्रीका के साथ भी हो रहा है, ये पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। आपने देखा अमेरिका ने पेरिस एग्रीमेंट से किनारा कुशी कर ली है ऑफिशियली। तो इन सारी चीजों से फर्क पड़ता है जी इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फाइनेंस। चलें, ठीक है। शेर रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, शेर रहमान साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, सेनेटर शेरी रहमान साहबा की गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी। अब जो तहरीक के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, हुकूमत उससे कैसे टैकल करेगी, हम गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर ममलकत खीलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खीलदास साहब। ये बताइएगा कि अब अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ जो है वो तहरीक चलाई जाए। हुकूमत अपोजिशन की इस स्ट्रेटजी को कैसे टैकल करेगी? बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि ये जमहूरी हुकूमत है, कोई भी जमात या कोई भी इत्तेहाद कोई एहतजाज करना चाहता है तो उसको हक़ हासिल है को अपना एहतजाज करे अगर हुकूमत की पॉलिसी उनको सही नहीं लगती। मगर आप ये भी देखें कि ये वाहिद आपने टांगा पार्टियां तो सुनी होगी पाकिस्तान में, मगर टांगा पार्टी जमात का इत्तेहाद ये पहला है जो एक कमरे में पूरे होते हैं। और जिस तरह इन्होंने एक ड्रामा रचाया कि हमें इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं मिल रही, उससे एक दिन पहले उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, जितने मुकर्रर थे उतने ही वो सुनने वाले वो खुद थे। तो मैं समझता हूँ अवाम की जो है इनको कोई पजीरा ही नहीं है। अवाम कोई इस जो तहरीक का हिस्सा नहीं, ना पहले इनकी बनी है ना अब बनेगी। उसकी एक बड़ी वजह यह कि PTI इंतशार की सियासत करती है, हजूम की सियासत करती है, फसाद की सियासत करती है। और जिस तरह इंतशार के साथ साथ जिस तरह दहशतगर्दी का जाफ़र एक्सप्रेस का जो सानिया हुआ है, उसमें जो यहाँ जो सलामती के हवाले से जो कमेटी का इजलास हुआ है नेशनल असम्बली में, उसमें जो इनका रवैया सारा कौम के सामने, और एक तरफ उन बानी PTI ने उस वाक़े की मजम्मत भी नहीं बेहतर समझी, मगर
उनकी पूरी जमात की जो बयानियाँ जो हमारे दुश्मन मुल्कों का बयानियाँ है जो उनकी मीडिया कर रही थी उसके साथ खड़ी हुई थी। और ये कहना कि हम ऑपरेशन के हक में नहीं है या हम जो है हमें जो हम इस तरह ऑपरेशन नहीं चाहते, तो मुझे ये बताया जाए कि ये जो लोग कत्ले आम कर रहे हैं KPK में, बलूचिस्तान में, शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को मारा जाए, उनको शहीद किया जाए, इस तरह KPK में शाम को लोग बाहर नहीं निकल सकते, तो एक सूबाई हुकूमत उनकी है, उनको जिम्मेवारी अपनी निभानी चाहिए। जो एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक उनको वफाक से जो जब हमारे फेडरल मिनिस्टर वज़ीर दाखिला बैठते हैं तो इनको एक स्ट्रेटजी पे चलना चाहिए, मगर बदकिस्मती के साथ दहशतगर्दी पे भी वो सियासत करते हैं, दहशतगर्दी पे भी वो अपना इंतशार लेकर आते हैं। ये जो लेकिन खेलदा साहब, फिर ये जो मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं उनमें एक चीज़ आप लोगों की तरफ से ये आती है कि एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो PTI एक कैंपेन चला रही है। ये जाफ़र एक्सप्रेस का भी आपने जिक्र किया, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस वक्त मुल्क में अगर एक्स बंद है तो वो PTI की वजह से बंद है? देखें, कोई भी मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ या कोई भी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथकंडे इस्तेमाल होंगे उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा हक है। हम एक खुद मुख्तार मुल्क है, हमारी एक अपनी हमारा आइन है, एक कानून है। किसी को ये इजाज़त नहीं है कि किसी फोरम को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या ज़ाहिर है ये जो अगर कोई इस सलामती के हवाले से या इस तरह की कोई चीज़ें आती तो उसको रोकना हुकूमत की जिम्मेवारी है। बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम इताद बनाएंगे, उसी जिस इताद के आसरे आप बैठे हुए हैं उस शख्स के सहारे पे आप जो आना चाहते हैं वो शख्स है ज़ीरक सियासतदान मौलाना फजल रहमान साहब। हाँ। मैं आपके प्रोग्राम में बार बार कहता रहा, देखें मौलाना फजल रहमान साहब उस इजलास में कौमी असम्बली में आए, उसने उस इजलास को, उस ब्रीफिंग को सुना, अपना नुक्ते नज़र पेश किया और उन्होंने ये हैरत का भी उसको हुई कि ये यहाँ PTI के लोग मौजूद नहीं हैं। आप एक तरफ कहते हैं हमें एतमाद में नहीं लेते, जब आप इतना बड़ा एक इजलास था आप उसमें ज़रूर आते, अगर आपका सवाल होता उसका भी आपको जवाब वहाँ उस फोरम पे इन कैमरा मिलता और आप उस ब्रीफिंग से भी आपको सारे मामलात के हकायक से भी आपको जो आगाही मिलती, मगर आपने एक गैर जिम्मेवारी का मुजाहरा किया है। नहीं, लेकिन समझते हैं कि एक्स की बंदिश के पीछे या उसकी वजह जो है वो PTI खुद है। मैं यही कह रहा हूँ। देखें ना, हुकूमत पे, पॉलिसीज़ पे, हुकूमत के इक़दाम पे अगर ये तनकीद करते हैं तो हम खुले दिल से कबूल करेंगे, सुनेंगे भी सही, उनका जवाब भी देंगे, मगर आप अपनी सियासत, अपनी इक़्तिदार, अपनी अना के खातिर यहाँ तक गए हुए हैं कि आप जो सोशल मीडिया के फोरम को गलत इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आप उन दुश्मनों के हाथों खेलते हैं। जो दुश्मन हमारा उनकी मीडिया दिखाता है उसको आप प्रमोट करते हैं, या उनके या आपको वो क्या ताल्लुक है जो आप एक ज़बान और एक पेज पे खड़े हैं। तो ये ज़रूर जो अगर हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई चीज़ इस्तेमाल होती है या कोई ऐसी कैंपेन होती है उसको हम रोकेंगे, क्योंकि किसी को इजाज़त नहीं है, ये आइन भी इजाज़त नहीं देता कि आप मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह की सरगर्मी करें, मुल्क के ख़िलाफ़ सलामती इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की जो प्रोपेगेंडा करे या इस तरह की कोई गुफ्तगू करे। तो ज़ाहिर है हुकूमत के पास ये इख्तियार है, वो कोशिश करती है कि इस तरह का मवाद जो है ना आए आगे। चले, लेकिन फिर वैसे आप क्या देख रहे हैं कि ये कब तक बहाल होगा एक्स, या दीगर जो सोशल मीडिया के हवाले से या बाकी जो नुकात खुद बिलावल साहब भी उठाते रहे हैं? देखें, ये पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि जो इनकी सारी मीडिया कैंपेन है वो एक्स पे जारी है। बाहर से बैठ के अकाउंट इनके बने हुए हैं, अब इजराइल से चल रहे हैं या इंडिया से चल रहे हैं या किसी और मुल्क से चल रहे हैं। जो लोग भगोड़े हैं वो बैठ के यूट्यूब प्रोग्राम भी करते हैं, वो सारा इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, वो तो सारे बाहर बैठ के कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो कोशिश है उसको नाकाम बनाया जाए। ये डिजिटल दहशतगर्दी है, मैं समझता हूँ उसको रोका जाए, क्योंकि दहशतगर्दी किसी किस्म की है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। ठीक है, लेकिन गिलदा साहब आपसे पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पर बात कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया उस पर। अब PTI का ये मौक़िफ़ है कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात करने देते या फिर उनको पे रोल पर रिहा करते तो वो उस कमेटी इजलास में शिरकत करते। आप नहीं समझते कि ये होना चाहिए था या किसी मरहले पर हुकूमत ने इस पर गौर किया था? देखिए, पहली बात ये नाज़र साहब
वो इस वक्त ना MNA है, ना काउंसलर है, ना पार्टी का सरबराह है, ना उसके पास वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, सजा के तौर पे जेल में बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ जो लोग ये कहते कि इमरान खान को इसमें बिठाया जाए, मुझे वो लोग जवाब दे। जब इमरान खान साहब खुद वजीर आज़म थे पौने 4 साल, जब भी सलामती के काउंसिल के सलामती के कोई इजलास हुए, कोई भी ऐसी वाक़या हुआ जिस कौमी मामलात हुए, मुझे बताए किसी मीटिंग में वो आए, वो ये कह कर आते थे कि मैं इन चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तब जब खुद वज़ीर आज़म की मनसब की जिम्मेवारी उसने नहीं संभाली, तो जो अब जेल में बैठ के वो क्या जिम्मेवारी संभालेगा। हाँ, अगर उसको तकलीफ होती दहशतगर्दी के वाक़यात में, वो मजम्मत भी करते, वो कहते। इमरान खान साहब जेल से बैठ के कहते कि मैं अपनी हुकूमत के साथ, अपने फोर्सेस के साथ, अपने शोधा के साथ, अपने फोर्सेस के साथ, अपनी कौम के साथ खड़ा हूं। मगर ये शख्स नहीं खड़ा है। पूरी 25 करोड़ एक तरफ है, एक शख्स की अना तकब्बुर एक तरफ है, और वो सिर्फ खड़ा नहीं है मगर वो उसकी पूरी जो सोच है वो उन लोगों के साथ खड़ी है जो हमारे दुश्मन चाहते हैं। तो ये आप मुझे बताएं किस तरह का मुतालबा है। नहीं, जो हम तहरीक की बात कर रहे थे खेलदा साहब, वो तो मौलाना साहब भी शायद कह रहे हैं ना कि वो PTI का साथ देंगे, उन्होंने कोई ऐसा इशारा दिया है। अब अगर मौलाना साहब भी बाहर आ जाते हैं, फिर आपको उनकी फॉलोइंग का पता है, लोग उनके साथ होते हैं, तो क्या हुकूमत मौलाना साहब को एंगेज करने का इरादा रखती है? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ज़ीरक सियासतदान हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, उन्होंने जब इमरान खान के दौर में अपना एहतजाज किया था, इस्लामाबाद आए थे, वो एक साइड पे खड़े हुए थे, वहाँ बैठे हुए थे। जब जा रहे थे तो उस ग्राउंड की सफाई खुद करवा के गए। वो एक नज़रियाती, एक उसूल पसंद सियासतदान है, उसकी सोच पुरअमन है, उसकी सियासत पुरअमन है, उन्होंने कभी गमला नहीं तोड़ा है। आज तक जो कई भी एहतजाज किसी दौर में किया, मगर एक भी कभी उसने नुकसान कोई पाकिस्तान का नहीं किया। मौलाना फजल रहमान साहब को मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपना एहतजाज करते हैं या इस तरह की कोई तहरीक चलाते हैं। हम उसको बिल्कुल, मौलाना साहब से हमारे वज़ीर आज़म के राब्ते हैं, हमारा हुकूमत का उससे राब्ता है। मौलाना फजल रहमान साहब को हमने जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम में कायल किया, जिस तरह वो आज हमारे साथ हुकूमत के साथ खड़े हुए थे, अपना नुक्ता नज़र उसका कुछ भी हो, कोई भी वो पेश करते हैं, उसकी अपनी एक अहमियत है। तो मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब ऐसा कोई इकदाम नहीं करेगा जिससे जमहूरियत को, जिससे आइन को, जिस तरह मुल्क को कोई नुकसान हो। चलें, ठीक है। दीगर भी सवालात हैं खेलदा साहब, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर इजाज़त दें तो नाज़रीन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। खेलदा साहब हमारे साथ ही हैं। खेलदा साहब, आपने ये जो मौलाना साहब के हवाले से बात की कि अगर मौलाना साहब आते हैं तो उनको इजाज़त होगी, वो आज़ाद हैं, वो तहरीक चला सकते हैं या एहतजाज कर सकते हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि PTI को तहरीक चलाने की इजाज़त नहीं होगी, मौलाना साहब को होगी? किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। जिस तरह 25 और 26 नवंबर को हमने इनसे निपटा था, उसी तरह निपटाएंगे। अगर ये रेड जोन में आएंगे, अगर ये कोशिश करेंगे कि हम हुकूमत को डिस्टेबलाइज करें, पाकिस्तान की तरक्की को रखें, पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का हक है। 9 मई की तरह या 25 जिस तरह वो कह के आए थे कि हम कफन बांध के आएंगे, या मारेंगे या मर के जाएंगे, तो ये जो हजूम की सियासत है, फसाद की सियासत, हम किसी को करने नहीं देंगे। ना आइन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है। लेकिन खेलदा साहब, फिर आपकी इत्तेहादी जमात को अगर आप देख लें, पीपल्स पार्टी, वो भी तो नाला है ना। आप तो वो शायद ये भी कह रहे हैं कि आपको बजट में वो वोट नहीं देंगे। बात यह कि पीपल्स पार्टी एक जमात है, एक उसका मंशूर है, उनकी एक पॉलिसी रही है, वो अवाम से किए हुए उनके वादे हैं, वो उन्होंने हुकूमत में हमें सपोर्ट किया है। आज तक उनकी सपोर्ट हमारे साथ शामिल है। उसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अभी लास्ट वीक मुलाकात हुई है, उनके डेलीगेशन से मुलाकात हुई है। पंजाब के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी दूर किया जा रहा है। अगर मरकज़ में जो उनके साथ मामलात है उनको हल किया जा रहा है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की सरबराही में एक कमेटी है। हम पीपल्स पार्टी को हर जो काम इस हुकूमत ने कानून बनाया हो, कोई काम किया हो, उसमें पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड किया है, आइंदा भी करेंगे।
कोई ऐसा हम नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी हमसे दूर हो या हमसे सपोर्ट वापस। ठीक है, लेकिन साहब अब दो मुख्तसर सवालात होंगे। ये बताइएगा कि ये जो केनाल्स का इशू है, इस पर आपसे भी सवालात हुए होंगे। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं कि पंजाब ने, हुकूमत ने जो है वो केनाल्स की मंजूरी भी दी है, फिर एक चीज़ ये है कि खुद जरदारी साहब ने मंजूरी दी है। ये भी जरदारी साहब के ऊपर तनकीद हो रही है, हालांकि पीपल्स पार्टी इसकी तरदीद कर चुकी है। तो इस हवाले से केनाल्स के मामले पर है क्या कन्फ्यूजन है, क्या चीज़ें क्या चल रही हैं? देखें, पहली बात यह कि पानी के मामले में सिंध के जो अवाम है वो बड़ी हसास है। मेरा ताल्लुक भी सिंध से है, मैं भी सिंध में रहता हूँ। सिंध के लोग इस पे बड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं पानी के इशूज़ पे। मगर आप ये भी देखें, जब भी इस तरह के कोई मामलात आए हैं, 1991 का एक कार्ड भी नवाज शरीफ साहब ने दिया था, और अब जो ये ग्रीन इनिशिएटिव का जो प्रोग्राम है उससे सूबे जो है वो पंजाब में भी ग्रीन इनिशिएटिव का आगाज़ हो चुका है, सिंध में भी होने जा रहा है, बाकी सूबों में भी हो रहा है। पंजाब का मौक़िफ़ ये है कि हम अपने हिस्से से पानी के लिए अपने वसाइल पैदा कर रहे हैं, अपना पानी इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, या उसके लिए पैसे भी रखे गए हैं, ये हकीकत है। सिंध का मौक़िफ़ है, सिंध हुकूमत का, सिंध असम्बली का रेजोल्यूशन भी आपके सामने आ चुका है। सिंध के अवाम का भी ये मौक़िफ़ है कि हमारे हिस्से से पानी लिया जाएगा। तो ये इसके लिए फ़ोरम मौजूद है, उसके फ़ोरम वो CCI का भी है, इरसा का है। तो मैं समझता हूँ हमारी क़यादत, हमारे सरबराह नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एक सूबे में नाराज़गी हो, जो सूबे को दरमियान जो है कोई ना इत्तफाक़ी हो, सूबे और वफाक में कोई ना इत्तफाक़ी हो। ऐसा कोई मंसूबा, जो हम पाकिस्तान की चारों अकायाँ हैं, पाकिस्तान तभी मजबूत होते हैं जब चारों अकायाँ मजबूत होती है। हाँ, नहीं, लेकिन समझते हैं कि अगर पंजाब अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करता है तो फिर केनाल्स बनने चाहिए। अगर कोई भी अपने वसाइल से या अपने हिस्से से करना चाहता है वो कर सकता है, मगर जिस तरह सिंध में भी तो कैनाल निकल रहे हैं, ये 2 कैनाल तो सिंध में निकल रहे हैं, इस तरह बलूचिस्तान में भी कैनाल निकला है, 6 कैनाल पंजाब में नहीं निकल रहा है। अगर पंजाब अपने हिस्से से पानी इस्तेमाल करना चाहता है, जो पंजाब का मौक़िफ़ है, मगर मैं आपको अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि सिंध के अवाम को हम नाराज़ करके या सिंध के मौक़िफ़ को हम एक तरफ रख के कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे, कोई ऐसा मनसूबा नहीं बनाएंगे जिससे सिंध के ज़रूर सिंध हुकूमत को, सिंध के वज़ीर आला को उनको जब मौका मिलेगा उस CCI के फ़ोरम का, तो वो अपनी राय का इज़हार करेंगे। और जहाँ मुझे जो मेरा फ़ोरम होगा तो मैं ज़रूर बात करूँगा। मैं समझता हूँ चारों इकाइयों का हमें मजबूत पाकिस्तान बनाने में सबको इत्तेफाक, और जिस तरह बराबर के सूबे हैं, सबका अपना हक है। और मैं एक चीज़ ये ज़रूर कह लूँ कि पंजाब कि कोई ये नीयत नहीं है कि वो सिंध का पानी का हिस्सा ले। पंजाब अपना पानी इस्तेमाल करना चाहता है, मगर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को भी हम दूर करेंगे हमारी हुकूमत की। और मैं भी जो जिस तरह वज़ीर आला साहब अब उस फोरम पे रखेंगे बात, तो मुझे उम्मीद है कि इसका खुशअस्लूबी से ये मामला हल होगा। ये ठीक है खेलदा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, वज़ीर ममलकत की गुफ्तगू आपने सुनी। अब उन्होंने कहा कि ईद के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेड जोन में दाखिल होगी और हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलेगी तो इसी तरह ही निपटा जाएगा जिस तरह 26 नवंबर को हुकूमत PTI के साथ निपटी थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।